अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास सेक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और मोस्टली बच्चे ये क्वेश्चंस गलत करते हैं। सो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेरिवेशन और केसी एक्सप्रेशन लिखना कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता क्या? The rate at which substance react is directly proportional to the active mass। अब एक्टिव मास क्या? एक्टिव मास हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर एक्टिव मास। ओके, एक्टिव मास, व्हाट इज एक्टिव मास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कितने हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन आगे आप खुद समझ जाएं कि किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। ओके, कंसंट्रेशन से मुराद कितने हैं ये इस वक्त हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिव मास इसको कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि सब्सटेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के। इसकी मैं आपको डेरिवेशन बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन की। सबसे पहले हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर किया जिसमें हमने कहा कि ए मोल्स हैं कैपिटल ए के। अब देखें इस तरह, ए आर द, ये कुछ रफ वर्क में कह रही हूँ, ए आर द मोल्स ऑफ ए। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने लिखना है पॉइंट्स में। ये मैंने फ़िलहाल थोड़ा शॉर्ट की है, बहुत लेंथी नहीं करना चाह रही थी। ए आर द मोल्स ऑफ ए, फिर आपने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन इन विच ए आर द मोल्स ऑफ ए, बी आर द मोल्स ऑफ बी, एज इट इज़ आपने कर देना है। दैट्स इट। ओके, बस इतना, और इसी तरह आप बाकी सारा कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सो ये देखिए, रेट ऑफ, इसमें अब हम कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के। अब एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये ए बी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं NaOH, अब हमारे पास है NaOH प्लस HCl। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3, ये फ़िलहाल मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रही। ओके, ये आप लोगों ने खुद देख लेना कैसे बैलेंस होता है हमारे पास। दैट्स इनफ, आगे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, उसको हम नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपको रिएक्टेंट समझाना चाह रही हूँ। रिएक्टेंट्स आगे हमारे पास कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, सब ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली ये पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं। अब जब हम इसको केसी एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं, आप समझ रहे होंगे केसी एक्सप्रेशन क्या, उसको वट एवर आप छोड़ दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब आप किसी चीज़ को, अब हम कहेंगे ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे रिएक्टेंट्स के कहा था, इसी तरह ये भी तो रिएक्टेंट्स है। जब इनको हम एक्टिव मास, ये एक्टिव मास होता है जिसकी कंसंट्रेशन होती है ना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होते हैं एक्टिव मास की, तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये NaOH एग्जैक्टली आप लिख दोगे। इसी तरह ये जो होगा HCl, इसको आपने लिखा और ऊपर 3, ये जो पीछे कोई भी नंबर होगा तो ये आप ऊपर ले जाओगे। जैसे A पीछे था तो मैं इसको ऊपर ले गई। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा कि आप नीचे ही रख दें। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके जहन में कि हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन था, वो क्यों नहीं लगाया। कभी भी गलती नहीं करनी। हम यहाँ पे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, इनकी बात करें और यहाँ पर हम कभी भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते। ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स केमिस्ट्री में, हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये साइन, ये, ठीक है, ये साइन, तो हम इज इक्वल टू को पुट किस तरह कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट लेने से, कि हमारे पास कांस्टेंट है। ये आप कहेंगे मैंने क्या लिख दी, शॉर्ट फॉर्म लिख दी, रेट, ये एफ फॉरवर्ड। ठीक है, नीचे स्मॉल एफ लिखना है। ठीक है, फिर ये KF, और ये उसी तरह हमने लिख दिया, कांस्टेंट है हमारे पास। और इसी तरह हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किया। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो क्या है आप सब देख लें, उसको भी एज इट इज़ आप कर देंगे CD। कोई मुश्किल एक्सप्रेशन, ये बहुत इजी अगर आप गौर से देखें तो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अब हम कंपेयर कर लेंगे।
सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया कि एफ और ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की ये आ गई और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट सी है, सॉरी ये सी, सॉरी यार बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी राइटिंग से इशू होगा, एक्चुअली मेरी राइटिंग कोई ख़ास इतनी अच्छी नहीं है। खैर फिर हमने इनको कंपेयर किया, के को हम एक साइड पे ले आएंगे जो कांस्टेंट है, के एफ इधर आ गया, के आर इसके नीचे आ गया, ठीक है। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखना है, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखना है और जो हमारे पास होगा रिएक्टेंट उसको नीचे लिखना है। कभी भी ये बात नहीं भूलनी। देखिए आप खुद नोटिस करें, जब के एफ इधर है, के आर नीचे आ जाएगा तो इसका इधर क्या काम, ये इधर लिखा हुआ है तो ये इधर नीचे ट्रांसफ़र कर जाएगा ना। सो इस बात को कभी नहीं भूलना, समझना है, याद नहीं रखना, क्योंकि याद रखोगे तो कंफ्यूज होगे, समझ के करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, सॉरी मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी। खैर ये जो हमारे पास था के एफ बाई के आर, इसकी जगह हमने पुट कर दिया के सी एक्सप्रेशन, ये हमारा होता है के सी एक्सप्रेशन, ठीक है। इसकी जगह हमने ये पुट कर देना है, मतलब ये अगर इसको हम ओपन करें तो हमारे पास यही बन जाता है के एफ बाई के आर, ठीक है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर ये आ गया, इसके बाद वैसे ही आपने लिख दिया और ये आपकी इक्वेशन डिराइव होगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है, एक बार आप इसको देख लें, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सी डायग्राम है, सॉरी डेरिवेशन है। अब ये के सी क्या है, अब इस के सी में काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। अब के सी देखें, हमारे पास ये आया था ना आंसर, सी सी डी डी ए, स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लीज़ ठीक बनाइएगा, मैं इस वक्त थोड़े से रफली बना रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स ध्यान से बनाने हैं, ठीक है। ये आई थी। अब ये नोट करना है कि जो के सी एक्सप्रेशन है इसकी डेफिनेशन, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी के ज़रिए हम डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये अब हमारी के सी एक्सप्रेशन थी, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, के सी एक्सप्रेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। अब ये दोनों क्या प्रोडक्ट में हैं, मैंने अब थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आप समझ आ जाए प्रोडक्ट। अब आप लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन, सो सिंपल। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में है, एग्जैक्टली है। सो इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन कितने मैंने आपको बताया था, इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट तो मल्टीप्लिकेशन आ गई, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है मैंने वहाँ पर बताया था, ये हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ये वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात आ गई। सो के सी एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट। अब फिर प्रोडक्ट आ गया तो नीचे जा रहे हैं ना, तो क्या ये दोनों भी तो मल्टीप्लिकेशन में अगर वो हैं तो फिर इसको भी तो डिफाइन करना है, तो ये आ जाएगा के सी एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स आ गए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स था, क्यों, वो ऊपर प्रोडक्ट्स थे, ये नीचे रिएक्टेंट्स है, सो सिंपल, ठीक है। यहाँ तक आ गई समझ। is defined as the ratio of product of concentration of product to the product of concentration of reactants, each raised to the power equal to the coefficient of balanced chemical equation। balanced chemical equation के लिए इनके पास पावर्स भी तो हैं, ये हमारे पास पावर्स आ जाएंगी लाइक ए बी सी डी, ये जो इनकी पावर्स हैं जो इनको बैलेंस कर रही थी, जो हमारे पास इक्वेशन थी। सो सिंपल, इस डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको किसी एक्सप्रेशन लिखना आ जाती कोई भी लिख दो और उससे समझ जाओ, सो सिंपल आपको याद हो जाएगी। अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना है, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।